प्यारे बच्चों, क्लास 12th फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम नवंबर माह में होना है, जिसके लिए हम लोगों ने अर्थशास्त्र का पढ़ाई शुरू कर दिया है। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय के बारे में मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है, जिसको यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही नोट्स को अगर आपको उतारना है तो क्रोम ब्राउज़र में DRGP82 लिख कर सर्च करिएगा तो वहाँ दीपक कुमार मिलेगा, उससे भी आप जाके नोट्स देख सकते हैं। आज हम लोग आगे पढ़ाई शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट जो परिचय है उसी में और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। साथ ही अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, घंटी का आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और साथ ही वीडियो को ज़रूरतमंदों को जरूर शेयर करें। क्या है तो एक मानवीय व्यवहार का विज्ञान है जिसका संबंध दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक उपयोगों में इस प्रकार बंटवारा करना है कि एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि, एक उत्पादन को अधिकतम लाभ तथा संपूर्ण समाज को अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति हो सके। मतलब अर्थशास्त्र में हम लोग मानवीय व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जिससे क्या होता है सीमित साधन से हम लोग असीमित आवश्यकता को कैसे पूर्ति करेंगे, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त होगा और उत्पादक को अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त होगा और संपूर्ण समाज को अधिकतम सामाजिक कल्याण कैसे प्राप्त होगा, इसका अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। संसाधन या साधन मानवीय जरूरतों की तुलना में दुर्लभ है और इनके वैकल्पिक उपयोग हैं। कहने मतलब है मेरे पास जो साधन है, मेरे पास पैसा है, वो क्या है दुर्लभ है, मतलब आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए हम लोग को मेहनत करना पड़ता है। और उस साधन का क्या है वैकल्पिक प्रयोग है, मतलब पैसा से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, ये सामान वो सामान, 10 तरह का सामान हम लोग खरीद सकते हैं, मतलब उसका हम लोग अनेक उपयोग में ला सकते हैं। साधनों की दुर्लभता और इसके वैकल्पिक उपयोगों के कारण चयन की समस्या पैदा होती है। अब जो मेरे पास पैसा है उसको हम लोग वैकल्पिक प्रयोग है, मतलब हम उसको विभिन्न जगह खर्च कर सकते हैं विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करने के लिए, तो मेरे सामने क्या आ जाती है, चयन की समस्या आ जाती है। चयन की समस्या जो साधनों की दुर्लभता के कारण उदय होती है, आधारभूत आर्थिक समस्या है। दुर्लभता वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से शून्य कीमत पर भी अधिक होती है। उत्पादन, उपभोग, निवेश तथा विनिमय प्रमुख आर्थिक क्रियाएं हैं। अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से नहीं है, यह एक ऐसा संयंत्र या व्यवस्था है जो वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री एवं खरीद को सुविधाजनक बनाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे एक उपभोक्ता अथवा एक उत्पादक से संबंधित आर्थिक समस्याओं या आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करती है। संसाधन आवंटन की समस्या व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख तत्व है। ये सब को आप लोग कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा बच्चों, इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में शामिल है, क्या क्या सिद्धांत है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, तो पहला है मांग तथा उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, दूसरा है पूर्ति तथा उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत, तीसरा है उत्पादन सिद्धांत जो ये व्याख्या करते हैं कि आगतो मतलब यहाँ हो जाएगा बच्चों साधन आपका क्या है, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस। आगतों के विभिन्न संयोगों पर उत्पादन की अनुक्रिया होती है। चौथा है कीमत सिद्धांत जो यह व्याख्या करते हैं कि विभिन्न बाजारों में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें कैसे निर्धारित होती है। समष्टि अर्थशास्त्र तो अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक समस्याओं या आर्थिक मुद्दे का अध्ययन करती है। समग्र मांग, समग्र आपूर्ति, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद आदि कुछ महत्वपूर्ण समष्टि चर हैं। राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय उत्पादन का संतुलन समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य मुद्दा है। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं, तो मांग का अध्ययन करते हैं, उत्पादन का अध्ययन करते हैं, उपभोग का अध्ययन करते हैं, कीमत का अध्ययन करते हैं। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग समग्र मांग, समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन आदि चरों का अध्ययन करते हैं।
बाजार अर्थव्यवस्था, यह एक वह स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है जिसमें बाजार में कीमत सिग्नलों के अनुसार उपभोक्ता तथा उत्पादक अपने उपभोग तथा उत्पादन के निर्णय लेते हैं। स्वहित की प्राप्ति यहाँ मुख्य उद्देश्य है। मतलब बाजार में क्या होता है कि वस्तु का जो मूल्य निर्धारित होगा वो कैसे होगा, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं और इसमें स्वहित देखता है, मतलब देने वाला कम देना चाहता है और लेने वाला ज़्यादा लेना चाहता है, तो ये इस उद्देश्य पर आधारित होता है। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन, उपभोग तथा निवेश से संबंधित मुख्य निर्णय किसी केंद्रीय अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है, वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन, उपभोग तथा निवेश संबंधी निर्णय बाजारी शक्तियों की स्वतंत्र अंतःक्रिया पर छोड़ दिए जाते हैं, परंतु आर्थिक क्रियाओं का नियमन सरकार द्वारा होता है ताकि व्यक्तिगत कल्याण के साथ सामाजिक कल्याण अधिकतम हो। फिर है वास्तविक अर्थशास्त्र से अभिप्राय अर्थशास्त्र में उन कथनों से है जिनकी सत्यता की जांच की जाती है, मतलब जिसको हम लोग जांच सकते हैं कि ये सही है। जैसे गरीबी इतना % है, तो हम लोग जो डाटा तैयार करते हैं वे सर्वेक्षण करके तैयार करते हैं तो वो सही निकलता है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र से अभिप्राय उन कथनों से है जिसमें सुझाव दिए जा सकते हैं और इसलिए इसकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। अब सुझाव दिए जा सकते हैं, मतलब गरीबी है तो गरीबी को हम कैसे दूर करेंगे उस पर हम लोग सुझाव देंगे, तो ये उस तरह हो जाएगा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। 3 केंद्रीय समस्याएं, इसको हम लोग शॉर्टकट में याद रखेंगे बच्चों, क्या, कैसे, किसके लिए। मतलब क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। तो क्या उत्पादन किया जाए मतलब कि हम कौन सामान बनाएं, तो वही सामान बनाना है जिसका मांग होता है, जिसको आदमी खरीदना चाहता है, वही सामान हम बनाएंगे तभी तो वो बिकेगा। तो इसलिए क्या उत्पादन किया जाए। कैसे उत्पादन किया जाए, मतलब जो हम सामान अगर हम बनाने का सोच लिए कि ये चीज़ हम बनाएंगे, अब हम उसको कैसे बनाएंगे, उसमें हम श्रम प्रधान तकनीक अपनाएंगे कि पूंजी प्रधान तकनीक अपनाएंगे। यदि श्रम प्रधान तकनीक को अपनाते हैं तो उसमें आदमी ज़्यादा काम करता है, पूंजी प्रधान में मशीन काम करता है, तो हम लोग उसी साधन को अपनाएंगे जिसमें लागत कम से कम हो। तीसरा है किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो क्या, कैसे, किसके लिए, ये 3 केंद्रीय समस्याएं हैं। तो किसके लिए किया जाए, तो जिसके पास पैसा है उसी के लिए उत्पादन किया जाए, क्या कि वही आपका सामान को खरीदेगा तभी आपको लाभ होगा। तो यहाँ हो गया किसके लिए उत्पादन किया जाए। कुछ अर्थशास्त्री 2 अन्य समस्याओं को भी केंद्रीय समस्या मानते हैं। ये है संसाधनों के संपूर्ण उपयोग की समस्या तथा संसाधनों के विकास की समस्या। अगला है क्या उत्पादन किया जाए की समस्या। आधिकारिक रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के चयन की समस्या है जिनका उत्पादन सीमित साधनों द्वारा किया जाना है। कैसे उत्पादन किया जाए, अनिवार्य रूप से तकनीक के चयन की समस्या है। एक अर्थव्यवस्था को श्रम गहन तकनीक तथा पूंजी गहन तकनीक में से चयन करना पड़ता है। बच्चों क्या, कैसे, किसके लिए जो समझाएं उसी को यहाँ थोड़ा विस्तार से किताबी रूप में बताया गया है। किसके लिए उत्पादन किया जाए की समस्या उत्पादन तथा आय के वितरण की समस्या है। उत्पादन संभावना वक्र, तो इसका है 2 वस्तुओं के सेट के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिनका उत्पादन दिए हुए संसाधनों एवं दी हुई तकनीक के द्वारा हो सकता है। उत्पादन संभावना वक्र केंद्रीय समस्याओं की व्याख्या करता है। मूलतः पीपीसी एक प्रकट करता है कि वस्तु X का अधिक उत्पादन वस्तु Y को कुछ मात्रा का त्याग करके किया जा सकता है। मतलब ये है आपका उत्पादन संभावना वक्र। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक X वस्तु का उत्पादन हो रहा है और यहाँ से यहाँ Y वस्तु का उत्पादन। अब अगर हमको X वस्तु का उत्पादन को बढ़ाना है तो Y वस्तु से साधन हमको कम करना पड़ेगा, तभी हम X वस्तु का उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र में इसी चीज़ को बताया जाता है। यहाँ है कि वस्तु X का उत्पादन वस्तु Y को कुछ मात्रा का त्याग करके ही किया जा सकता है। अगला है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर है। यह सुझाव देता है कि वस्तु X को प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की प्राप्ति के लिए वस्तु Y का अधिक से अधिक त्याग करना पड़ता है। मतलब कि अगर हम
यहाँ से यहाँ पर आते हैं तो y का परित्याग करते हैं तभी x का वृद्धि करते हैं। मतलब अगर हमको गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है तो चना का उत्पादन घटाना पड़ेगा। मतलब किसी भी चीज़ का उत्पादन को हम कम करना पड़ेगा, उसमें साधन हमको कम लगाना पड़ेगा, तभी हम इसका बढ़ा सकते हैं। अगला है, जब संसाधनों को वस्तु y से वस्तु x के लिए विवर्तित किया जाता है तब वस्तु x के उत्पादन का लाभ होता है और वस्तु y के उत्पादन की हानि होती है। चूँकि y में कमी कर रहे हैं तो हानि होगा और x में वृद्धि कर रहे हैं तो उसमें लाभ होगा। वस्तु y के उत्पादन की हानि वस्तु x के उत्पादन के लाभ की अवसर लागत है। अवसर लागत ये आता है बच्चों, दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प का मूल्य है किसी कारक की अवसर लागत से अभिप्राय उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ मूल्य से है। जैसे कहीं वह 5,000 का नौकरी कर रहा है और कहीं से अगला को ऑफर मिल गया 8,000 का, तो वो 5,000 को छोड़ के 8,000 को ज्वाइन करेगा, तो वो 5,000 उसका क्या हुआ, त्याग कर रहा है 8,000 का। सीमांत अवसर लागत से अभिप्राय y वस्तु के उत्पादन की मात्रा में होने वाली उस कमी से है जो कि x वस्तु की एक अधिक इकाई के उत्पादन के फलस्वरूप होती है जब संसाधनों को y से x की ओर विवर्तित किया जाता है। जब हम लोग y में कमी करते हैं तो x में वृद्धि होता है, तो एक x का वृद्धि करने के लिए y में जितना कमी होता है उसको हम लोग सीमांत अवसर लागत कहते हैं। केंद्रीय समस्याओं का समाधान विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में विभिन्न प्रकार से किया जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था में इनका समाधान बाजार शक्ति की अंतःक्रिया द्वारा किया जाता है, इसे कीमत संयंत्र कहते हैं। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में इनका हल किसी केंद्रीय अधिकारी द्वारा किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र तथा केंद्रीय अधिकारी निर्देश इकट्ठा करके इस कार्य को संपन्न करते हैं। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप लोग कॉपी में नोट करके याद कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को और बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।